महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। घड़ी की तरफ देखकर अर्जुन चौंक पड़ा था। उफ, रात के 11:30 बज गए। ट्रेन अभी भी लेट है। कब आएगी ट्रेन? घर पहुंचते पहुंचते 1:30-2 न बज जाए, फिर तो खा पी कर सोते सोते सुबह हो जाएगी और फिर उठकर अगले दिन की बात। अर्जुन को अपना ये काम बहुत बोरिंग लगने लगा है। एमआर के काम में मेहनत बहुत है और अगर उसकी माँ उसके साथ ना होती तो शायद कब की ये जॉब छोड़ चुका होता। बॉस को कई बार कहा है दूर दूर की ट्रिप जल्दी जल्दी ना दिया करे, मगर बॉस चिल्लाते हुए कहता है अगर नहीं करना है तो नौकरी छोड़ दो, तुम्हारी सैलरी में मैं 3 लोगों को रख लूंगा। इसलिए उसे चुप रह जाना पड़ता है। वैसे अधिकतर काम करके लौटते हुए उसे लास्ट ट्रेन लेनी पड़ती है और इस ट्रेन में भी उसके साथ बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई। एक बार तो कुछ लुटेरे उसके कंपार्टमेंट में आ गए थे और उसे लूटने के लिए जब उसका बैग खोला तो उसमें दवाइयां भरी हुई पाई। इतने में अचानक एक लुटेरा बोल पड़ा, भैया कुछ एसिडिटी या पेट की गड़बड़ की दवा है क्या? पता नहीं शाम से पेट में बहुत बुड़बुड़ बुड़बुड़ हो रहा है, हल्की मरोड़ भी है। आज वो लोगों को बताएगा तो लोग हंसेंगे कि लुटेरों को उसने दवाई दी थी और उसके बाद उसे बिना लुटे ही वो चले भी गए थे। प्लेटफॉर्म सुनसान ही था। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उसे चाय की एक दुकान खुली दिखी। जल्दी से ओवरब्रिज पार करके चाय की दुकान की ओर बढ़ने के लिए ओवरब्रिज की तरफ बढ़ा। तभी अचानक ट्रेन की हॉर्न और लाइट दिखाई दी। अरे इस समय कौन सी ट्रेन होगी? वो ओवरब्रिज में न चढ़कर वहीं रुक गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आई। देखने से पता चला शायद पैसेंजर ट्रेन है कोई। क्या होता है, चढ़ जाता हूं ना, रात का तो समय है, कौन क्या बोलेगा। इधर उधर कहीं पे थोड़ी सी तशरीफ टिकाने की जगह खोज लूंगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा। बस यही सोचकर एक कंपार्टमेंट में वो चढ़ गया, मगर अंदर पहुंचकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। सारे कंपार्टमेंट में लोग मुंह तक चद्दर ढके लेटे हुए थे। खैर, बैठने की जगह मिल पाना तो थोड़ा सा असंभव था, और फिर जगह दे ही क्यों। सबने पैसे देकर रिजर्वेशन किया है, पूरा उपभोग करते हुए जाएंगे। कोई ऐसा पैसेंजर चढ़कर उनसे जगह लेकर बैठ जाए, ये क्या उचित है? यही सोचकर वो खड़ा था, सोच रहा था जाए कि ना जाए। फिर सोचा खड़े खड़े इतनी दूर की यात्रा करने के लिए अब उसके शरीर साथ देने को तैयार नहीं है, इसलिए दरवाजे की तरफ बढ़ चला कि ट्रेन से उतर जाएगा। मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ना शुरू कर दिया। अरे रे रे, ये अजीब मुसीबत में फंस गया वो, मगर क्या कर सकता था, इसलिए अंदर की तरफ आकर खड़ा हो गया। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ चली, मगर ये क्या, पूरी ट्रेन में एक लाइट नहीं है, सब कुछ घोर अंधेरा, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक पास की बर्थ का व्यक्ति वैसे ही मुंह में चादर ढके ढके उठ बैठा और पीछे की तरफ सरकता हुआ बोला, यहाँ बैठ जाओ। बैठने की जगह मिलने पर अर्जुन को थोड़ा अच्छा ही लगा। आज बहुत सारे नर्सिंग होम में 2-3 माले तक चढ़ना पड़ा था। उतरते चढ़ते पैरों की हालत खराब हो गई थी। कहाँ जाओगे? हाँ, बस अगले स्टेशन तक। उसे बड़ा अजीब लगा, ये कैसा आदमी है, चेहरा ढके हुए पड़ा है और बातें कर रहा है। फिर अचानक उसने बाकी सारे बर्थ की तरफ देखा। अपर, लोअर, मिडिल
लगभग सभी बर्थ में सब कोई अपना चेहरा चादर से ढके हुए लेटे हुए थे, मगर उसे ऐसा लगा जैसे जैसे वो सब उस चादर के अंदर से उसे निहारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तभी उसे याद आया मोबाइल निकालना चाहिए, मगर जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, हाथ जल्दी से बाहर आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे जैसे जेब में हाथ डालते से पहले कोई उसके हाथ को पकड़ ले रहा है। अरे ये कैसा अनुभव है? गला सूख रहा था। अपने बैग से बॉटल निकालकर मुंह में लगाया, पर ये क्या, बॉटल में तो पानी की बूंद भी नहीं। जबकि उसे अच्छी तरह याद है, ट्रेन में चढ़ने से पहले प्लेटफॉर्म से उसने इसे पूरी तरह पानी से भरा था। हाँ, एक बार निकालकर 1-2 घूंट पिया था, मगर और गला सूखा जा रहा था। तब ये अचानक चौंक पड़ा अर्जुन। उसे ऐसा लगा जैसे जैसे उसके दोनों पैरों को कोई पकड़ रहा है। उसने पैर झटक दिए। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर अचानक वही अनुभव। वो झुककर देखने की कोशिश करने लगा क्या है कि अचानक चादर ढके उस व्यक्ति ने कहा, देखकर कोई फायदा नहीं, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। असली में वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, तुम उनमें से एक हो या नहीं। हैं? उनमें से एक हो या नहीं, ये क्या मतलब है? ट्रेन में बैठे बैठे अर्जुन थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। बाहर देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा स्टेशन बीत रहा है, मगर ये क्या, बाहर भी जैसे घनघोर अंधकार था, बस ट्रेन के दौड़ने की आवाज़ थी। फिर अचानक उसे महसूस हुआ ट्रेन में फैन नहीं चल रहा है, ऊपर से बाहर की सारी खिड़कियां भी बंद है। आप लोग को गर्मी नहीं लग रही? ये खिड़की तो खोलिए। इस तरह से आप लोग चादर ढके हुए हैं। क्या करे, चादर हटाने से तुम डर जाओगे। एक और बाबू अभी चढ़े थे ट्रेन में, उन्होंने चादर हटाने की जिद की और चादर हटाते ही साथ डर कर वो ट्रेन से बाहर कूद पड़े। उनकी लाश पटरियों पर पड़ी थी। अभी जो पैसेंजर आने वाली है, इसीलिए तो लेट हुई। क्या ये क्या बकवास कर रही है? ये कहीं पागल तो नहीं है? खिड़की खोलने से तुम हवा से बाहर बह जाओगे। एक बाबू ने ज़बरदस्ती खिड़की खुलवाई थी, वो बाहर चले गए थे। ये कहीं किसी पागल खाने की ट्रेन तो नहीं है? ये कैसे पागल जैसी बातें कर रहा है? खिड़की खोलने से इतनी तेज हवा कि आदमी को खिड़की से बाहर खींच लेगी। बकवास करता है। देखिए, आप ये पागलपने भरी बातें मत कीजिए। क्या पागलपने भरी बातें? कोई खिड़की से इस तरह से बाहर खींचा जा सकता है? हाँ, जरूर खींचा जा सकता है। मैं नहीं मानता। तो रुको, उन बाबू से ही पूछवा देता हूँ। क्या? हाँ, क्यों रे, वो नया वाला कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। अचानक एक सरद सी आवाज ने चौंका दिया था अर्जुन को, और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में से जो सामने दिखाई दिया, वो उसके लिए अत्यंत भयानक था। सामने एक आदमी की सी आकृति खड़ी थी, जिसका आधा सर फटा हुआ था, एक तरफ के हाथ कटा हुआ था और पैर भी नीचे की तरफ से कटा था। वो कैसे अपना भार संभाले खड़ा था पता नहीं। मैंने खिड़की खोली, बाहर देखो मेरा क्या हाल हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई प्रैंक चल रहा है उसके साथ?
ऐसी अजीब। तभी अचानक सभी चादरें लोगों के चेहरे से हट गई और जो कुछ अर्जुन को दिखाई दिया उसे देखकर उसे एक ही बात सूझी, दौड़कर ट्रेन से बाहर निकल जाना। और वो दौड़कर बाहर की तरफ जाने भी लगा और जाते ही जाते जो उसने देखा वो उसके पैरों की गति को कम करता जा रहा था। हर बर्थ से अब चादर हट चुकी थी और हर बर्थ में अजीब अजीब शरीर वाले लोग पड़े थे। किसी का सिर कुचला हुआ, किसी के हाथ पांव कटे हुए, तो किसी की आंखें कोटरों से बाहर निकल आई। सब बड़ी अजीब तरह से हंस रहे थे। हो शायद अर्जुन ने खुद को एक बेंच पर पड़ा पाया। आसपास बहुत सारे लोग थे, पुलिस भी आई हुई थी। अचानक पुलिस वाले ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हो? अर्जुन धीरे से उठ बैठा। ठीक हो थोड़ा। तुम्हें कुछ लोगों ने रेल की पटरी के बीच में पाया था, वही लोग उठाकर यहां लाए। तुम रेल की पटरी के बीच में कैसे पहुंचे थे? अर्जुन समझ नहीं पाया क्या बताए। ये सब सच था या सपना? क्या वो लास्ट ट्रेन सचमुच थी? तभी अचानक दूर से एक ट्रेन के आने की हॉर्न और लाइट सुनाई दी। आदित्य प्रताप अंततः एक हारमोनियम खरीदने का मन पूरी तरह से बना चुके थे। हालांकि संगीत में उनकी रुचि तो थी, मगर हारमोनियम के साथ गाने का विचार उन्हें कभी नहीं आया। जब भी समय मिलता कुछ गुनगुना लिया करते थे। एक दिन ऐसे ही ऑफिस में कोई फाइल खोजते हुए गुनगुना रहे थे कि तभी साहब वहां से गुजरे और बोले, आदित्य, तुम्हारे गाने की आवाज तो बहुत अच्छी है, एक हारमोनियम खरीद कर रियाज करो और अच्छा होगा। ऐसे भी रियाज के समय देने से तुम्हारा समय भी पास हो जाएगा, अकेले अकेले समय नहीं बीतता होगा ना। उम्र के इस पड़ाव में आकर भी आदित्य ने अभी तक विवाह नहीं किया था। परिवार में बोलने को अब वो अकेला ही बचा था। पुश्ते नहीं मल का मकान था, ऊपर नीचे मिलाकर करीब 8 कमरे थे। पूरे घर में अकेले ही रहते थे। कई बार लोगों ने सलाह दी नीचे का तल किराए से दे दे, मगर पुश्तैनी घर को किराए पे चढ़ाकर पैसे खाना उनके मन मुताबिक नहीं था। सरकारी नौकरी है, इतना मिल ही जाता है कि आराम से जीवन चल जा रहा है। और फिर सुशीला काकी सवेरे आकर घर पहुंचना और खाना पकाने का काम कर ही जाती है। थोड़ा बहुत वो खुद बना लेते हैं, दिन में ही सारा काम निपटा लेते हैं। रात को ऑफिस से आकर बस खाना खाओ और सो जाओ। साहब की इस बात को उन्होंने काफी सीरियसली लिया था। उस दिन शनिवार का दिन था, ऑफिस आधी छुट्टी। जल्दी निकले तो याद आया जेब में बोनस के पैसे हैं। बस एक साजों के शॉप में घुस गए। बाहर लिखा था, करीमुद्दीन साजिंदा, पुराने साज बेचे खरीदे जाते हैं। उन्होंने जाकर हारमोनियम की बात की। दुकान का बूढ़ा मालिक उन्हें कमरे में ले गया, जहां पर बहुत सारे तरह के अलग अलग हारमोनियम थे। उनमें से एक हारमोनियम आदित्य को पसंद आ गया। दूसरे हारमोनियम की अपेक्षा आकार में ये छोटा सा था, जैसे वो बाउल वगैरह अपने गले में लटकाए घूमते हैं। बैग में भरकर अगर उसे रख दिया जाए तो उठाकर कहीं आसानी से ले जाया जा सकता है। हारमोनियम के पैसे चुकाकर आदित्य घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर खाना खाया और खाना खाने के पश्चात हारमोनियम को निहारते रहे। आखिर तक उन्होंने हारमोनियम खरीद ही लिया। कल रविवार है, पूरा दिन छुट्टी का।
कल इस पर हाथ आजमाएंगे, यही सोचकर वो सो गए। रात में अचानक नींद खुली तो हारमोनियम की बहुत प्यारी सी धुन सुनाई दी। वो चौंक पड़े, मगर उनके जागते ही वो आवाज बंद हो गई। अलबत्ता कमरे में एक मीठी सी सुगंध अवश्य फैली हुई थी। उन्हें लगा आसपास भी कोई हारमोनियम से रियाज कर रहा होगा। दूसरे दिन सुबह उठकर पहले उन्हें बाजार निपटाना था। यहाँ हफ्ते में रविवार को बाजार लगता है। हफ्ते भर का बाजार खरीद के रख लेना पड़ता है, नहीं तो फिर दूर शहर में जाकर खरीदारी करो। हाथ में झोला उठाए आदित्य बाजार की तरफ निकल रहे थे कि अचानक दूर से चंद्रेश काकू आते दिखे। चंद्रेश काकू रिटायर आदमी, काम धाम नहीं, अतः किसी को अगर पकड़ ले तो फिर इतनी बातें करते हैं कि कहने को नहीं। इसलिए आदित्य अक्सर उनसे कटकर ही चलता है। आज भी उनके पास से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर चंद्रेश काकू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे आदित्य रुको तो, कहाँ भागे जा रहे हो? कुछ नहीं काकू, बाजार जाना था। अच्छा, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है क्या? मेहमान? नहीं तो। अरे कल जब शाम को तुम ऑफिस से लौट रहे थे तो तुम्हारे साथ एक और आदमी भी था। घर के दरवाजे पर जाकर तुम रुके तो वो भी रुका, दरवाजा खोल के अंदर गए तो वो भी अंदर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे नहीं काकू, मेरे साथ कौन होगा? इसी तरह से बात काटकर वो बाजार की तरफ चल दिए। घर लौट के नहा धोकर दोपहर को हारमोनियम लेकर बैठे। बचपन में मामा के घर गए थे, तब वहां हारमोनियम पर सारेगामा सीखी थी। उसके बाद बहुत से साल हो गए। हारमोनियम पर हाथ फिराकर देखने लगे उनसे ये सब कुछ बनता है कि नहीं। आश्चर्य, अभी तक वो नहीं भूले थे। और फिर तो हारमोनियम में ऐसे रमे कि संध्या हो गई और देखते देखते दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। थक हार कर रात को सो गए। गहरी रात में अचानक फिर हारमोनियम की धुन सुनाई दी। बेहद मधुर। आंखें खोले वो उठ बैठे। ध्यान से सुनने पर महसूस हुआ जैसे जैसे पास वाले कमरे में जहां पर हारमोनियम रखा है वहां से ही आवाज आ रही है। वो दबे पांव उठ बैठे और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलकर उस कमरे की ओर बढ़ चले। धीरे से दरवाजे को खोलने पर अंदर, हालांकि गहरा अंधकार था, मगर खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और उसी रोशनी में उन्होंने देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति सफेद कुर्ता पायजामा पहने हारमोनियम पर धुन बजा रहा था। अचानक उसकी नजर आदित्य की तरफ आई। उन्होंने तुरंत ही अपने आप को अंधेरे में समेट लिया, मगर लगता है उस व्यक्ति को पता चल गया था। हारमोनियम की आवाज आनी बंद हो गई। आदित्य ने तुरंत ही कमरे में पहुंचकर लाइट जला दी। लाइट की झलमर रोशनी में कमरे का हर हिस्सा जगमगा उठा और सामने कोई भी न था। आश्चर्य की बात थी। इसके बाद वो जाकर सो गए। सुबह जब उठे तो रात में जो कुछ देखा था उसे सपने की तरह ही महसूस हुआ और उसे भूल जाने की भी कोशिश की। अगले दिन वो बाजार से लौट रहे थे। संध्या हो गई थी। सामने ही गली के क्लब के लड़के बैठे हुए थे। दुर्गा पूजा आने वाली है। आज उन्होंने उन्हें चंदा देने का वायदा किया था। शायद घर में भी गए हों, मगर वो तो घर में थे ही नहीं, इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ गए। चंदे की रसीद कटा रहे थे, तभी उनमें से एक लड़का बोला,
भैया, आजकल आप संगीत की साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा लेते हैं। इस बार पूजा में आपको अपना प्रोग्राम देना होगा। उन्होंने सोचा, दोपहर के समय वो जब हारमोनियम बजा रहे थे तब शायद लड़के चंदा मांगने आए होंगे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो ऊपर थे। तभी उन्होंने सुना होगा। वो बोले, अच्छा तुम लोग दोपहर को आए थे? अरे नहीं, अभी तो कुछ देर पहले गए थे, तब लोड शेडिंग हुई थी, लाइट नहीं थी। हमने देखा आप रियाज कर रहे हैं तो फिर हमने आपको तंग नहीं किया, चले आए। सुनकर आदित्य आश्चर्यचकित हो गए, मगर वो तो बाजार गए हुए थे। फिर घर में हारमोनियम की आवाज। ये बात उनके लिए आश्चर्यजनक होती जा रही थी। तभी अचानक एक और घटना घटी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उनका बैग चोरी हो गया। हालांकि बैग में कुछ खास चीजें नहीं थी, अलबत्ता घर की चाबी थी। अब घर में घुसने के लिए उन्हें ताले तोड़वाने पड़े। सोचा था घर की डुप्लीकेट चाबी खोज लेंगे, मगर चाबी जब खोजने पर नहीं मिली तो फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी घर के ज्यादातर कमरे उनके उपयोग के नहीं हैं। जिन जिन कमरों का उपयोग करते हैं उनके ताले तोड़वा लिए, बाकी धीरे धीरे चाबी वगैरह बनवा के बाकी कमरों को भी खुलवा लेंगे, यही सोचा था। उस दिन रात में वो सो रहे थे। एक बार फिर से हारमोनियम के स्वर उनके कानों में पड़े, मगर अब की बार वैसे खुशनुमा स्वर नहीं थे। इस बार धुन में थोड़ा सा दर्द था। ठंड का मौसम था, इसलिए रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा था। चुपचाप रजाई में पड़े पड़े ही वो हारमोनियम की धुन को सुन रहे थे। तभी अचानक हारमोनियम बजना बंद हो गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कमरे में कोई आया। उसके सांसों की आवाज उन्हें कान में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपने चेहरे से रजाई हटाई और अंधेरे में भी अस्पष्ट सा सही, मगर उन्हें आभास हुआ वही आकृति उनसे कुछ दूरी पर खड़ी है जिसे उस दिन उन्होंने हारमोनियम के पास बैठे देखा था। वही सफेद कुर्ता पैजामा। बिस्तर पर लेटे लेटे वो सर से पांव तक उन्हें देख रहे थे। वो बूढ़ा व्यक्ति उनसे कुछ कह रहा था, मगर उसके शब्द स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। हाँ, अंतिम कुछ शब्द उन्होंने अवश्य सुने। जनाब, ये हारमोनियम आप उन्हें वापस कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, मेरे से ये सब देखा नहीं जाता है। और उसके बाद फिर वो आकृति गायब हो गई। कमरे में भीनी भीनी इत्र की खुशबू रह गई। अगले दिन सुबह ही आदित्य ने एक चाबी वाले को बुलाकर हारमोनियम वाले कमरे का ताला खुलवाया। अंदर पहुंचकर वो आश्चर्यचकित हो गए। कमरे में चारों तरफ धूल भर गई थी, मगर हारमोनियम को देखने से ऐसा लगता था जैसे रोज उसे साफ किया जाता रहा हो। धूल के एक निशान भी उसमें न थे। उन्होंने कमरे की खिड़कियां खोल दी। सूरज की रोशनी से कमरा नहा गया। अब वो हारमोनियम को अच्छे से गौर से देखने लगे और तभी उन्हें एक कोने में कुछ नंबर लिखे दिखे। फिर जब हारमोनियम की कीज को गौर से देखा तो कुछ कीज में वैसे ही नंबर उकेरे थे। उन्होंने चुनी हुई कीजों को जैसे ही दबाया, अचानक हारमोनियम का निचला हिस्सा खुल गया। अंदर एक पुराना सा चमड़े का बैग रखा हुआ था। बैग को खोलकर जब उड़ेला तो उसमें से बहुत सारे कागज निकले। बहुत समय से पड़े रहने की वजह से वो सारे कागज अब नष्ट होने की कगार पर थे। बड़े ही सावधानी से एक कागज को पूरा खोलने पर पता चला वो असल में
100 का नोट था, अंग्रेजों के जमाने का, बेहद पुराना। हालांकि अब उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है, मगर वो सारे नोट करीब 10 थे, यानी कि उस जमाने के 10,000 रुपए। फिर एक कागज निकला, मकबूल हसन। नाम सुनकर उनके दिमाग में बार बार विचार आने लगा। ये नाम उन्होंने कहीं सुना है, मगर कहां। उस दिन ऑफिस में बैठे बैठे इसी विषय पे सोच रहे थे कि तभी पास में बैठा एक व्यक्ति रेडियो की कमेंट्री सुनने की कोशिश कर रहा था। कमेंट्री न लगने पर एक स्टेशन लगा जहां कव्वाली का प्रोग्राम होना था, और उसमें मकबूल हसन की कव्वाली सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, ये पुराने कव्वाल हैं, इनके विषय में उन्होंने टीवी पर देखा था। तुरंत ही वो टीवी स्टेशन की तरफ बढ़ चले। वहां पहुंचकर कुछ पुराने रिकॉर्ड में मकबूल हसन के बारे में पता लगाया। पता चला रहमानुल हक नाम का उनका कोई वंशज शहर की पुरानी बस्ती की तरफ रहता है। वो तुरंत ही उधर चल पड़े। वहां पर पूछने पर एक पुराना सा टूटा फूटा घर दिखा दिया गया। दरवाजे पर पहुंचकर नाम लेने पर एक 30-32 साल का व्यक्ति बाहर आया। खांसी बहुत तेज थी उसे। जब उससे उन्होंने नाम पूछा तो उसने हाँ कहते हुए अंदर लेकर गया। अंदर खाट पर एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई थी। पास ही 2 बच्चे खेल रहे थे। एक दुबली पतली सी महिला लकड़ियों में हवा फूंक रही थी। बातचीत से पता चला कि उसके दादाजी एक जमाने में मशहूर कव्वाल थे। बहुत सुख सुविधाएं, धन संपदा हुआ करती थी उनके परिवार में, मगर आज हालात बहुत खराब हैं। उसके पास 2 जून की रोटी जुटाने की भी क्षमता नहीं है। माँ आंखों से अंधी बीमार है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी असहाय है और उसे भी टीबी है। सुनकर जैसे आदित्य का दिल पसीज सा गया। उन्होंने खुद से विदा ली और घर पहुंचे। घर पहुंचकर दोनों ही थे, उन्होंने अपने खाते से 10,000 रुपए निकाले। उस बैग के पुराने नोटों को उन्होंने एक एंटीक शॉप में बेचने की सोची। बैग में एक मोतियों की माला भी मिली थी। पैसे उन सब सामान को लेकर वो मकबूल के घर गए। उसके बाद उसे साथ ले जाकर एक सुनारी की दुकान पर मोतियों की माला बेची। उसे करीब 30,000 रुपए मिले। एंटीक शॉप में नोटों को देकर 50,000 रुपए मिले। सारे पैसे मकबूल के साथ उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में करा दी। इसके अलावा उसे अपने ऑफिस में एक छोटी नौकरी भी दिला दी। मकबूल बेहद खुश और एहसानमंद था उनका। उस दिन घर लौटते हुए आदित्य का मन अत्यंत प्रसन्न था। जो भी हो, बहुत अच्छा काम हुआ है उनके हाथों से। रात को जब वो सो रहे थे तो अचानक कमरे में फिर इत्र की खुशबू सुनाई दी। नींद जब टूटी तो वही आकृति सामने खड़ी थी। उसने उसे सलाम किया और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगले ही दिन आदित्य ने हारमोनियम भी मकबूल को वापस कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जीवन की असली लड़ाई शुरू हुई थी। कई जगह अप्लाई करने पर भी पता चला कि पहचान और घूसखोरी, इन दोनों के बिना नौकरी नहीं मिलती है। परेशान हो गया था। अंततः सोचा
अपने मौसा जी से मुलाकात की जाए। एक बड़ी कंपनी में जीएम थे वो। उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कल उनके ऑफिस आ जाऊं। शहर से बाहर की तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में उनके ऑफिस थे। बिल्डिंग के 6वें माले पर उनके ऑफिस थे। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, मगर साज सज्जा इस तरह से थी कि समझ में नहीं आता था कि बिल्डिंग इतनी पुरानी है। हाँ, बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तल पर 1806 का बोर्ड लगा था। इसी से समझ में आता था कि बिल्डिंग पुरानी है। मैं जब बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो वहां पर भीड़ भाड़ नहीं थी। वैसे आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, ऊपर से दिसंबर महीने की ठंड। किसी का भी घर से निकलने को साधारणतः मन तो करेगा ही नहीं। ऊपर से आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, भीड़ भाड़ और नहीं होनी थी। मैं तैयार होकर जैसे ही निकल रहा था तो मेरा छोटा भतीजा चेहरे पर मंकी कैप लगाए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और अलग अलग भावभंगियां बनाकर मुझसे कैसा लग रहा है पूछने लगा। मैंने उसे प्यार करके जैसे ही बाहर निकलने लगा तो वो पीछे से बोला, मेरी मंकी कैप कहाँ है? तभी मुझे ध्यान आया, अरे सच तो, जैसा मौसम है ऐसे में मंकी कैप निकाल लगाकर बाहर निकलने में ही भलाई है। मैंने पुराने बक्से से मंकी कैप को निकाला और अपनी जेब में रख लिया, जरूरत पड़ेगी तो लगा लूंगा। बिल्डिंग में जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरा स्वागत किया लोड शेडिंग ने, मतलब लिफ्ट चलेगी नहीं। ऊपर चढ़ने का एक ही साधन था, सीढ़ियां। पर सीढ़ियों से 6वें माले तक पहुंचना, पर किया क्या जा सकता। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां काफी पुरानी थी, लकड़ी की सीढ़ियां, चौड़ी थी, इसलिए ठोकर खाने का डर नहीं था। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर पता चला इतना अंधेरा होगा मैंने सोचा नहीं था। कुछ माचिस की तीलियां जलाकर रोशनी करता हुआ मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। अब मेरी आंखों में अंधेरा तय हो गया था, इसलिए बिना माचिस की तीलियों के ही चढ़ने लगा। पर ऊपर पहुंचकर ध्यान आया, मैं कौन से माले में आ गया हूं? 6वां माला है कि नहीं? एक बार फिर से नीचे उतर आया। अब धीरे धीरे माले गिनता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक चौड़ा स्थान आता था, वहां से पार करके फिर सीढ़ियां। वो चौड़ा स्थान शायद माले को प्रदर्शित करता था। 1, 2, 3। पर माले चढ़ते हुए मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। इतनी देर से मैं सीढ़ियों पर हूं, पर अभी तक कोई भी ना मेरे साथ चढ़ा ना उतरा। आखिर ये अजीब सा सन्नाटा क्यों? 4थे माले की तरफ मैं बढ़ ही रहा था कि अचानक जूतों की आवाज सुनाई दी। और कुछ देर बाद देखा तो एक अंग्रेज अफसर जैसा व्यक्ति ऊपर से उतर रहा था, सिर पर बड़ा सा हैट लगाए, जो आगे की तरफ झुक गया था, इस वजह से उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मैं चौंक सा पड़ा। आज के जमाने में कोई अंग्रेज अफसर साधारणतः तो दिखता नहीं, वो भी बड़ा अजीब था। इतनी चौड़ी सीढ़ी होने के बाद भी जैसे मेरे ऊपर चढ़ा आ रहा था। मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, थोड़ा देख कर चलिए। उसने बस मेरी तरफ एक नजर मारी और चुपचाप नीचे उतरने लगा। मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते सोच रहा था, आखिर ये अंग्रेज साहब हमारे देश में क्या कर रहे हैं, किससे मिलने आए होंगे। तभी अचानक एक बात अजीब लगी। जब वो ऊपर से सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसके जूते की आवाज थी, मगर जब वो मेरे पास से गुजरा तो जूतों की आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैरता हुआ बाकी सीढ़ियां उतर गया है। हो सकता है ये मेरे मन का भ्रम हो। अभी ये सोचते हुए मैं 5वें माले पर पहुंचा ही था कि सामने का दृश्य देखकर मेरा शरीर जैसे सिहर उठा। सामने एक व्यक्ति दीवार से टिका हुआ जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी जिसे खून बह रहा था। खून!
खून किसने? जरूर जरूर उस अंग्रेज अफसर ने किया होगा। हाँ, क्या करूं मैं? खून खून चिल्लाता हूं मैं सीढ़ियों के नीचे तक दौड़ पड़ा। मेरी आवाज सुनकर आसपास के दुकान और बिल्डिंग वाले भी वहां आ गए। वहां पर एक अच्छा भीड़ सा लग गया, मगर मैं डरा सहमा सा बिल्डिंग से निकलकर बाहर भाग गया। मुझे डर था कहीं अगर पुलिस को बुलाया जाता तो फिर फालतू के पचड़े में फंस जाता मैं। गवाही दो, बताओ, सारी बातें, इन सब में बचना चाहता था। इसलिए वहां से थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान में जाकर खड़ा हो गया। देखा, अच्छी खासी भीड़ वहां जमा हो गई थी। लोग निकल रहे थे, घुस रहे थे। अचानक ही मेरे दिमाग में जाने का फितूर सूझा। मैंने सोचा एक बार जाके पता तो लगाऊं, आखिर पुलिस आई गिरा हुई कि नहीं। पर वहां के लोगों ने मुझे देख लिया था। दोबारा जाने से कहीं, तभी मुझे मंकी कैप की याद आई। मैंने चेहरे पर अच्छी तरह से मंकी कैप से चेहरे को ढक लिया और फिर अंदर जा पहुंचा। वहां पर लोग आपस में बातें कर रहे थे। कहा गया वो, एक बार मिल तो जाए, झूठ बोलता है? ऐसे करेगा? अच्छी तरह से पिटाई करना उसे। मैं चौंक पड़ा। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? अचानक एक व्यक्ति को पूछा मैंने, क्या हुआ सर? अरे एक लड़का अचानक खून चिल्लाते हुए आया। हम लोग ऊपर आकर देखते हैं तो कहाँ कोई खून, कुछ नहीं, मजाक कर गया हम लोग के साथ। एक बार मिल तो जाए, अच्छी तरह से पिटाई कर दूंगा। मैं चौंक सा पड़ा। ये क्या कह रहे हैं ये लोग? जो भी हो, मुझे यहां से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको भनक लग गई कि वो मैं ही था तो। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ लोगों की निगाहें मेरी तरफ ही घूर रही हैं। तभी अचानक लाइट आ गई। मैं वहां से बच निकलने का रास्ता सोच ही रहा था कि अचानक रास्ता दिमाग में आ गया। मैं जल्दी से लिफ्ट में गया और 6वें माले पर पहुंच गया। मौसा जी से मिलकर मैं वहां से वापस लौट आया। मौसा जी ने 1 हफ्ते बाद बुलाया था, पर मेरे दिमाग में तो बार बार वही घटना घूम रही थी। आखिर उस दिन क्या देखा था मैंने? और फिर एक कीड़ा मेरे दिमाग में कूदा। उस दिन मैं शाम के करीब ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं सीढ़ियों से चढ़कर उस जगह पहुंचकर देखना चाहता था आखिर माजरा क्या था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब 4थे माले पर पहुंचा, आज सीढ़ियों का वातावरण ही अलग था। चारों तरफ तेज झिलमिलाती रोशनी। वहां से 4थे माले पर पहुंचने में मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। दीवार पर उस जगह का मैंने अनुमान लगाया। ठीक यहीं पर मैंने लाश देखी थी। और तभी मैंने महसूस किया जैसे वहां का वातावरण बेहद ठंडा होता जा रहा है, जैसे तेज एसी चले कमरे में होता है। और फिर एक ठंडे से हाथ का स्पर्श मेरे कंधे पर हुआ। मैं चौंक पड़ा और तुरंत ही दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गया। मैं खुद को वहां नहीं रोक पाया। हालांकि बाद में मौसा जी से इस बात का जिक्र छेड़ने पर उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी कुछ लोगों को इस तरह के अनुभव वहां पर हुए हैं। हर महीने का एक खास दिन होता है जब लोगों को इस तरह के अनुभव वहां होते हैं। पर मेरा वो दूसरा अनुभव, वो तो महीने का वो खास दिन नहीं था। वो ठंडा हाथ आखिर किसका था? दमड़ू बड़ी परेशानी में पड़ गया था। जीवन उसका ठीक ठाक ही चल रहा था। पुश्तैनी 2 बीघा जमीन थी, घर के आसपास भी थोड़ी जमीन थी। वो उस जमीन पर खेती करता था। पत्नी घर के आसपास की जमीन पर सब्जियां वगैरह उगाती थी। इन सबको बेचकर जैसे तैसे सुख दुख भरा उनका जीवन चला जा रहा था। मुसीबत हुई समारू काका की वजह से। समारू काका गांव के बूढ़े व्यक्ति, लोगों से
बातें करने का उन्हें बड़ा शौक था। एक दिन गांव के विद्याधर को उन्होंने कहा, तुम इस गांव के रहने लायक नहीं हो, तुम्हें तो किसी बड़े शहर की अच्छी जगह रहना चाहिए। इसके तुरंत बाद ही अचानक विद्याधर को बड़े शहर के एक स्कूल से नौकरी का बुलावा आ गया। जाते जाते विद्याधर गांव में बोल गया, समारू काका के जीप पर सरस्वती बैठती है, वो जो भी भविष्यवाणी करे सच हो जाता है। फिर तो गांव वाले जैसे इसी बात को मानने लगे। एक दिन गांव के दीपेन ने समारू काका के कुत्ते को लंगड़ा कह दिया था। असली में कुत्तों की लड़ाई में उस कुत्ते के पैर में चोट लग गई थी, मगर समारू काका उसे बेहद प्यार करते थे। वो दीपेन को बोले, देखो तुम इस तरह से इसको लंगड़ा कह रहे हो ना, भगवान कहीं जिंदगी भर तुम्हें लंगड़ा ना बना दे। अचानक एक दिन अपने घर के खपरेल छत की मरम्मत करते हुए दीपेन नीचे गिर गया। एड़ी पर चोट लगी और फिर लंगड़ा कर चलने लगा। अब तो गांव वालों को पूरा विश्वास हो गया कि समारू काका जो बोल दे वो सच हो जाता है। और एक दिन समारू काका दमड़ू से टकरा गए। बोले, ये 2 बीघा जमीन का क्या कर लोगे, कितना कमा लोगे, ये सब बेच बाच के कहीं और जाओ। मगर इन्हीं से तो मेरी रोजी रोटी चलती है, जमीन बेच दूंगा तो खाऊंगा क्या? आओगे? अरे कितना खाओगे, इतना मिलेगा कि खा नहीं सकोगे। अब समारू काका की बात सुनकर दमड़ू थोड़ा चिंतित हुआ। दमड़ू की पत्नी बड़ी भक्ति श्रद्धा वाली औरत थी। उसने दमड़ू को सलाह दी, समारू काका ने जब कहा है तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। आसपास के गांव वालों और पत्नी की सलाह पर थक हार कर दमड़ू ने अपनी जमीन बेच दी। पर जमीन बेचने से हाथ में आए थोड़े से पैसों की पोटली लिए घर की चौखट पर वो सर पकड़े बैठा था। आखिर इतने पैसों से वो कितने दिन संसार चलाएगा और उसके बाद क्या होगा? यही सोचते सोचते पैसों की पोटली तकिए के नीचे रखकर न जाने उसे कब नींद आ गई। सुबह जब नींद खुली तो पोटली तकिए के नीचे नहीं थी और घर के दरवाजे की सीख भी टूटी हुई थी। समझ में आ गया, अंतिम सहारा भी चला गया है, चोरी हो गई है घर में। अब तो दमड़ू को सारी दुनिया अंधकार में दिख रही थी। पत्नी बोली, मेरे गुल्लक में कुछ पैसे हैं, उससे कुछ दिन चल जाएंगे, तब तक कुछ सोच लेंगे। देखते देखते गुल्लक के पैसे भी खत्म हो गए। अब सामने मुसीबतों का पहाड़ था। फिर पत्नी बोली, क्यों ना हम किसी और गांव चले, वहां जाकर तुम मजदूरी कर लेना, मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज लूंगी, किसी तरह से जीवन चल ही जाएगा। गांव में रहकर ये सब करेंगे तो बदनामी होगी। बस पत्नी की बात मानकर उस रात ही दमड़ू घर से निकल पड़ा। लोगों की नजरों से बचकर निकलने का ये अच्छा मौका था, मगर किस्मत जैसे मुसीबत देने को तैयार खड़ी थी। रास्ते में ही अचानक तेज आंधी और बारिश से सामना हुआ। हवा इतनी तेज थी कि जैसे उड़ाए लिए जा रही हो। एक दूसरे से बात करने में भी असमर्थ थे। मुंह खोलने से शब्द जैसे हवा में उड़ जाते थे। तेज बारिश से दोनों पूरी तरह तरबतर हो गए थे। अचानक मैदान और जंगलों के बीच से गुजरते हुए सामने एक घर दिखाई दिया। दोनों दौड़कर उसकी छत के नीचे जाकर खड़े हो गए। लगा, आज की रात को अगर यहाँ सहारा मिल जाए तो कल सवेरे कुछ न कुछ कर ही लेंगे। दरवाजे के पास जाकर खटखटाया, भैया भैया कोई है क्या, हम बड़ी मुसीबत में हैं। अचानक अंदर से आवाज आई, कौन हो? दरवाजा खुला है, अंदर चले आओ। दरवाजा खोल के दोनों जैसे अंदर प्रविष्ट हुए आश्चर्यचकित हो गए। सामने कमरे में एक सुंदर सी खाट सजी थी, पर घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दमड़ू फिर बोला, आज की रात अगर यहाँ ठहरने मिल जाए तो बाहर चौखट पर ही हम रात बिता लेंगे। चौखट पर क्यों रात बिताओगे? यहाँ आराम से रहो, पास के कमरे में चले जाओ, वहां सूखे कपड़े हैं,
रसोई में आग जल रही है, खाना पकाकर खा लो और आराम से सो जाओ। दमड़ू की पत्नी डरते हुए बोली, ए जी, आवाज पर आ रही है, कोई दिख नहीं रहा है। आखिर आखिर ये सब है क्या? पूछो ना। भैया, आपकी आवाज बस आ रही है, आप दिख नहीं रहे, आप कहाँ हैं? मैं यही हूँ। वो सामने दीवार पर एक छोटा आईना दिख रहा है, उसे कीले से उतारो। दमड़ू डरते डरते आईने के पास गया और उसे खीले से उतारा, और उसे जैसे ही अपने चेहरे के सामने लाया, वो आश्चर्यचकित हो उठा। अंदर अंदर जैसे एक काली सी सुरंग थी और वहीं पर एक चेहरा उभरा था। मैं इसी आईने में रहता हूँ, डरो मत, तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। जाओ, पहले खाना खाओ। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, पर रात तो गुजारनी थी। पास वाले कमरे में गए तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर बहुत सारी सुंदर साड़ियां, 2 धोती और कुर्ता रखे हुए थे। हाथ पांव धोकर दोनों ने कपड़े बदले। रसोई में गए तो वहां अंगीठी जल रही थी। दमड़ू की पत्नी ने खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी बनने को जब हुई तो वो बोली, लोग यहाँ पर खाएंगे, और वो एक बार उनसे जाकर पूछ लो ना, क्या वो भी खाएंगे? दमड़ू आईने के पास गया और पूछा तो अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाता, मेरा खाना दूसरा है। तुम लोग खा पी कर सो जाओ। हालांकि दूसरे के घर में इस तरह से रहना, खाना पकाना दोनों को थोड़ा संकोच में लग रहा था, मगर खाने पीने के बाद बेहद थकान की वजह से वो सो गए। सुबह जब नींद खुली तो अचानक बाहर से किसी की पुकारने की आवाज थी, दादा, ओ दादा, दादा। बाहर निकले तो एक व्यक्ति 2 गाय पकड़े खड़ा था। ये लीजिए, आपकी ये 2 गाय और इनके दूध के बिक्री के 700 रुपए, संभालिए अपनी अमानत। दमड़ू चौंक पड़ा। अरे ये क्या कहते हो, ये गाय हमारी नहीं है, और ये पैसे हम कैसे ले? अरे भैया, ये गाय आपकी ही है। शिरूपाल का सामान कोई खा सकता है क्या इस गांव में? हम तो उधार मांग कर लेकर गए थे। कल ही आकर उन्होंने आदेश दिया कि गाय और पैसे तुम्हें दे दे, लो पकड़ो और हमको मुक्ति दो। दमड़ू आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर में एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शे से एक मोटा ताजा आदमी उतरा। बोला, मैं इस गांव का किरानी हूँ। शिरूपाल आए थे, उन्होंने कहा चाल दाल सब सामान तुम्हारे घर में पहुंचा दो, लो सामान उतरवा लो भैया, मुझे मुक्ति दो। दमड़ू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। दोपहर में एक महिला दमड़ू की पत्नी के पास आई। बक्सा देते हुए बोली, ये लो, इसमें एक जड़ाऊ हार, 2 कान के बूंदे, 5 चूड़ियां हैं। जितना मैं लेकर गई थी वापस कर जा रही हूँ। भाई, शिरूपाल से कोई बच सकता है क्या? उसका सामान कोई रख सकता है? मैं तो उधार लेकर गई थी। दमड़ू की पत्नी भी आश्चर्यचकित हो गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी अचानक एक और व्यक्ति आया। भैया, ये हल छोड़े जा रहा हूं, पीपल के पेड़ के पास जो खेत है उसमें बुआई कर लेना। शिरूपाल का आदेश है, तुमसे ऐसा कह दूं। आखिर ये शिरूपाल है कौन? दमड़ू पूछ बैठा। क्यों, घर में आईने से उससे मुलाकात नहीं हुई क्या? वही है। जब तक जिंदा थे गांव में बहुत उनका प्रभाव था, मरने के बाद भी हम लोग तो उनसे डरते ही हैं भैया। तुमको उसने दया की नजरों से देखा है, किस्मत वाले हो, सुखी जीवन जियो यहाँ। दमड़ू चौंक पड़ा कि जीवन जियो यहाँ, मतलब कि उसे अब यहीं रहना होगा? आईना उठाकर जब उसे देखा तो वो तो सामान्य आईना सा ही था। तो फिर रात का वो व्यक्ति कहाँ गया? दिन गुजरने की प्रतीक्षा होने लगी और जैसे ही अंधेरा हुआ, एक बार फिर से वो चेहरा उसमें प्रकट हुआ। दमड़ू बोला, दिन भर बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई, और सारी बातें उसे सुना दी। चेहरा बोला, तो क्या हुआ? अब ये सब तुम्हारा है, संभालो सब कुछ।
मेरा है मतलब? आगे क्या हमको यहीं रहना होगा? तो और कहाँ जाओगे? कोई साधन है तुम्हारे पास? कल से पीपल के पेड़ के नीचे की जमीन पर खेती शुरू करो। बंजर होती जा रही जमीन पड़े पड़े। और सुखी जीवन जियो यहाँ। और तुम्हें जीवन में चाहिए क्या? सुनकर दमड़ू आश्चर्यचकित हो गया। उसे याद है समारोह काका के वो शब्द, पैसे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे इतने आएंगे कि खर्चा नहीं कर पाएगा। दमड़ू सोच ही रहा था कि हाँ कहे कि ना, कि अचानक उसकी पत्नी पीछे से बोली, सुनो जी मान जाओ,